अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें और रिफ्लेक्शन में फ़र्क क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे। देखो, जब रिफ्लेक्शन होता था तो हम क्या कहते थे कि ये कोई भी बाउंड्री है, कोई भी वॉल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब जब भी लाइट आएगी और यहाँ पर टकराएगी तो वो यहाँ से वापस चली जाती है टकरा के, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अब ये जो बाउंड्री है ना, इसके ऊपर ऊपर कोई मीडियम जो है ना पड़ा हुआ है, जो मीडियम मैं उसको कह रही हूँ कि 1 है। नीचे जो है वो मीडियम, इसको m से लिख रही हूँ, वो कोई और मीडियम है। मतलब बाउंड्री से ऊपर कोई और चीज़ होती है, नीचे जैसे मैं कह रही हूँ ऊपर एयर है और नीचे मैं कह देती हूँ कि नीचे ग्लास है, लिक्विड है, कुछ भी है, लिक्विड कह लो। तो मीडियम चेंज है, ग्लास कुछ और होता है, एयर कुछ और होती है। तो बाउंड्री से ऊपर कोई और मीडियम हो, नीचे कुछ और होता है, और लाइट आती है ऊपर वाले मीडियम से ही आती है और उधर ही वापस चली जाती है, रिफ्लेक्शन। फिर देखेंगे कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। इन दोनों के लेक्चर्स हम ले चुके हैं। लेक्चर 1 में इसको पढ़ा था, लेक्चर 2 में हमने रिफ्रैक्शन को डिटेल से पढ़ा था। अब होता क्या है कि जब लाइट आती है और वो दूसरे मीडियम के अंदर चली जाती है तो इसको बोलते हैं कि वो रिफ्रैक्शन है। अब आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको मैं लिखूँगी TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसमें क्या होगा, सेम रिफ्लेक्शन ही होगी। जैसे रिफ्लेक्शन होती है ना, तो इसमें भी रिफ्लेक्शन है, लेकिन टोटल और ये क्या है, इंटरनल, मतलब इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। इंटरनल का मतलब होता है अंदर रिफ्लेक्शन होना। तो अगर लाइट इस मीडियम से आए और इधर ही वापस रिफ्लेक्ट हो जाए तो उसको बोलते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऊपर वाले मीडियम से रिफ्लेक्ट हो जाए तो रिफ्लेक्शन, और अगर नीचे वाले मीडियम से आके टकरा के वापस रिफ्लेक्ट हो जाए तो उसको बोलते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये फ़र्क है इनमें। मैं सबसे पहले आपको सारा समझाऊंगी, उसके बाद हम इसको देखेंगे कि सीक्वेंस से किस तरह से हमने नोट्स बनाने हैं। सबसे पहले हम इसको क्रिटिकल एंगल भी पहले ही पढ़ चुके होंगे ताकि हमें इंटरनल रिफ्लेक्शन अच्छे से समझ आ जाए। देखो, होता क्या है कि हमें इतना तो समझ आ गया कि ये मीडियम होगा। मीडियम के नीचे हम मीडियम पूरा नहीं लिख सकते तो हम शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं n। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आपने पढ़ा होगा, ये n। अच्छा, जहाँ से लाइट आती है ना, जब हम रिफ्लेक्शन पढ़ते थे ना तो लाइट आती थी और यहाँ से रिफ़्लेक्ट हो जाती थी। तो जिस से लाइट पहले आती है उसको हम बोलते हैं 1 मीडियम, ठीक है। फिर नीचे वाले को हम 2 कह देते थे। अब यहाँ पर जब हम टोटल इंटरनल पढ़ रहे हैं तो लाइट ने कहाँ से आना है, नीचे से। तो जब लाइट नीचे से आएगी तो अब मीडियम 1 कौन सा होगा, नीचे वाला। तो आप अपनी डायग्राम में भी बुक पे देखोगे कि नीचे N1 लिखा हुआ है। अच्छा, जब रिफ्रैक्शन होती है तो लाइट जो है वो उसमें क्या पढ़ा था कि लाइट आती है, टकराती है इस मीडियम से, दूसरे मीडियम में चली जाती है। जहाँ पर ये टकराती है वहाँ से हम डॉटेड लाइन ऐसे खींच देते हैं, जिसको हम नॉर्मल बोल देते हैं, इस तरह से ना। तो अब लाइट कहाँ से आ रही है, नीचे से आ रही है। तो अब इस मीडियम में वो क्या हो जाएगी, ऊपर वाले को हम N2 कह देंगे। यहाँ पर लाइट क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। मतलब लाइट जो है वो ऐसे बेंड हो गई। फिर जहाँ पर ये दोनों, ये और नॉर्मल, ये सरफेस के ऊपर लाइट आके टकराती है ना, वहाँ पर हम ऐसे सीधी लाइन बना देते हैं, जिसको हम बोल देते हैं नॉर्मल, ठीक है। अब आपने फ़र्क देखना है। ये जो लाइट है ना, इसको मैंने जिस एंगल के साथ, ये आपने पता है कि ये इंसिडेंट लाइट है। जो लाइट हम फॉल करवाते हैं वो इंसिडेंट होती है, और जो लाइट दूसरे मीडियम में अगर चली जाती है तो वो रिफ्रैक्ट होती है। तो ये रिफ्रैक्टेड लाइट है। अब आप देखो, ये इंसिडेंट लाइट नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है वो ये होता है। ये हम सारा कुछ पढ़ चुके हैं लेक्चर्स में, 1, 2 में हमने यही चीज़ें सीखी थी। और ये होती है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो ये नॉर्मल के साथ बनाएगा। अब होता क्या है कि अब मैंने जब इस एंगल से, मैंने किसी भी एंगल से फॉल करवाया इसको, तो ये रिफ्रैक्शन हुई। अब मैं इसका एंगल बढ़ा दूँ, मतलब अब मैं लाइट को पहले इस एंगल पे थी, अब मैंने और ज़्यादा एंगल से लाइट को फॉल करवाया, तो यहाँ पर ये टकरा रही है, तो यहाँ से मैं नॉर्मल बना दूँगी। अब आप देखो, अब एंगल ये बन रहा है। पहले एंगल क्या था, छोटा, अब मैंने एंगल को बढ़ा दिया, तो रिफ्रैक्शन भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। पहले लाइट इधर बेंड कर रही थी, अब इधर को बेंड करेगी। तो अब ये एंगल भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो मतलब अब लाइट इधर बेंड हो रही है। अब आप देखो, मैं एंगल को अगर और बढ़ा दूँ तो ये लाइट कहाँ जाएगी। मैं अगर इस एंगल को और बढ़ा रही हूँ, मैं इस लाइट को अब इसकी बजाय इधर फॉल करवा रही हूँ, एंगल और बढ़ गया। तो अब ये लाइट और नीचे जा रही है ना, तो ये कितनी नीचे जाएगी कि इस पर सीधी हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप अगर देखो तो ये क्या है, रिफ्रैक्टेड लाइट है ना, अभी भी दूसरे मीडियम पे है। तो ये क्या है, रिफ्रैक्टेड लाइट, और ये क्या थी, इंसिडेंट लाइट, ठीक है। तो इंसिडेंट को मैं INC, आप समझ रहे होगे कि इंसिडेंट लाइट है। अब आप देखो, ये नॉर्मल है,
नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड लाइट के दरमियान क्या एंगल बन रहा है, 90। ये एंगल, ये जितना भी एंगल है, मुझे नहीं पता ये कितना है, मुझे अंदाज़ा नहीं है, मैंने इसको लैब से कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन मुझे ये पता है कि मैंने जब लाइट को इस एंगल से फॉल करवाया, मैंने अपनी जो मुझे लाइट का सोर्स था मैंने उसको इस एंगल पे रखा है, तो जो लाइट रिफ्रैक्ट हो रही थी वो इस नॉर्मल के जाके बिल्कुल परपेंडिकुलर हो गई है। इस एंगल को मैं कहूँगी कि क्रिटिकल एंगल होता है ये। इस एंगल को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, जिस पे रिफ्रैक्टेड लाइट और नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए। अब मैं इस एंगल को और बढ़ा दूँ, ये अभी लाइट यहाँ है ना, मैंने इस लाइट को मैंने पहले इधर रख कर फॉल करवाया, अब मैं लाइट को इधर रख के फॉल करवा रही हूँ और एंगल बढ़ा रही हूँ, तो मेरा अब एंगल जो है वो और बढ़ जाएगा। तो ये ख़त्म हो गई, अब एंगल जो है वो और बढ़ गया। तो अब ये क्रिटिकल नहीं है, क्योंकि अब लाइट नीचे आ रही थी ना, पहले इधर थी, फिर इधर आई, फिर इधर हो गई, अब और नीचे आना लाइट ने, क्योंकि मैंने एंगल बढ़ा दिया। तो अब लाइट जो है वो ऐसे अंदर आ जाएगी। मैं लाइट को ऐसे फॉल करवा रही हूँ और लाइट कहाँ आ रही है, अंदर। ये कौन सी है, रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन। जब नीचे वाले ही मीडियम से लाइट आ रही है और नीचे वाली ही मीडियम में रिफ्लेक्ट हो रही है, तो उसको रिफ्लेक्ट लाइट कहेंगे, ठीक है। तो अगर अब मैंने क्रिटिकल एंगल से भी एंगल को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो लाइट क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, और इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या था, लाइट आती है इस मीडियम से और इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब सारे कंसेप्ट थोड़े बहुत जहन में आ गए होंगे, तो इन सबको रिवाइज़ करेंगे तो और पक्के हो जाएंगे। अच्छा, हमने क्या सीखा, हमने ये पढ़ा है अब तक कि जो मीडियम होता है, ये मीडियम है, इस मीडियम के ऊपर वाले को अगर मैं रिफ्लेक्शन की बात करती हूँ, सिंपल रिफ्लेक्शन, तो लाइट आती है और इसके ऊपर से टकरा जाती है। तो जहाँ से लाइट आती है ना, उस मीडियम को N1 कहते हैं, और जहाँ दूसरे वाले को N2 कह देते हैं। ये तो है सिंपल रिफ्लेक्शन। फिर जहाँ पर ये लाइट आके टकराती है ना, वहाँ से हम डॉटेड लाइन नॉर्मल बना देते हैं। फिर ये लाइट जो हम फॉल करवा रहे हैं, ये इंसिडेंट होती है। ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, थीटा आई होता है, क्योंकि आई से इंसिडेंट होता है। ये रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर इसी तरह रिफ्रैक्शन कैसे होती है कि अगर लाइट आए और जब वो दूसरे मीडियम में चली जाती है, और यह जहाँ पर आके टकराई थी ना, इधर से डॉटेड लाइन बना देते हैं, तो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अब ये अगेन नॉर्मल के साथ जो बनाती है वो इंसिडेंट, और ये नॉर्मल के साथ जो बनाती है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब लाइट आए, टोटल इंटरनल लाइट नीचे वाले मीडियम से आए और नीचे वाले में ही रिफ्लेक्ट हो जाए, उसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो जहाँ से लाइट आती है ना, उसको बोलते हैं N1। तो ये N1 होगा और अब ये N2 होगा। ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद आता है कि अगर मैं लाइट को नीचे वाले मीडियम से फॉल करवा रही हूँ ना, तो लाइट दूसरे मीडियम में जाएगी, यहाँ पे टकरा रही है तो नॉर्मल बनेगा। लाइट जो है वो दूसरे मीडियम में ऐसे रिफ्रैक्ट हो गई। ये इंसिडेंट लाइट है क्योंकि मैंने फॉल करवाई है। ये दूसरे मीडियम में चली गई है तो रिफ्रैक्टेड लाइट है। अब मैंने यहाँ ये एंगल नॉर्मल के साथ जो बनाती है वो थीटा आई होता है, और ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट इस नॉर्मल के साथ बनाएगी उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड लाइट। अब मैं इस एंगल को बढ़ा दूँ, मतलब मैंने पहले क्या किया, इधर रख कर इधर से लाइट सोर्स था, यहाँ पर रख के लाइट को फोल्ड करवाया। अब मैंने इस तरह रख के फोल्ड करवाना है, एंगल बढ़ा देना है। तो आप देखोगे जब मैंने एंगल को बढ़ा दिया, पहले इधर था, अब मैंने एंगल बढ़ा दिया, तो अब ये यहाँ पे फॉल करिए तो ये नॉर्मल बनता है डॉटेड लाइन से। अब आप देखो एंगल बढ़ गया, पहले एंगल इतना था, अब आपको बढ़ा हुआ नज़र आ रहा होगा। तो अब लाइट नीचे की तरफ बेंड हो जाएगी। मैं अगर इसको और बढ़ा दूँ एंगल को, अब मैंने और एंगल बढ़ा दिया, अब एंगल और बढ़ गया। अब लाइट नीचे जा रही, कितनी जाएगी कि यहाँ पर इस लाइन पर सीधी हो जाएगी। तो अब ये नॉर्मल है और ये रिफ्रैक्टेड लाइट है, क्योंकि अभी भी दूसरे मीडियम पे पड़ी है, तो रिफ्रैक्टेड लाइट है। ये आपस में क्या हो जाती है, 90 डिग्री। तो ये जो एंगल होता है जिस पर नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड, जिस पे मैंने फॉल करवाया और लाइट जाके इस पर सीधी होगी, नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगी, इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। अब मैं और एंगल बढ़ा दूँ, अगर मतलब क्रिटिकल से भी ज़्यादा एंगल कर दूँ, अब लाइट नीचे आ रही है ना, तो लाइट नीचे आ जाएगी। अब ये इसी मीडियम से आ रही है, इसी में आ रही है, तो ये रिफ्रैक्शन तो नहीं हो रही, दूसरे मीडियम में तो नहीं जा रही, तो इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट है और इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसी मीडियम में आ रही है और इसी मीडियम में जा रही है। अब ये जो एंगल बनता है थीटा आई, इन दोनों के दरमियान बनता है थीटा आर।
जैसे रिफ्लेक्शन में होता था कि ये दोनों बराबर होते हैं एंगल, सेम वही लॉज हैं इसके भी। लेकिन बात यह है कि जब हम लाइट को फॉल करवाते हैं क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर एंगल पर रखकर, तो लाइट जो है इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है। यहाँ पे डायग्राम्स जो है बनी हुई हैं, आप इस रिफ्लेक्टेड लाइट को इग्नोर कर दो, क्योंकि ये बड़ा कंसेप्ट है कि कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होती है, कुछ रिफ्लेक्ट होती है, तो आपने इसको इग्नोर कर देना है अपने लेवल पे। आपने इसको इग्नोर किया तो आप देखो कि लाइट आपने इस एंगल पे फॉल करवाई तो वो रिफ्रैक्ट हो रही है, क्योंकि दूसरे मीडियम में ना तो रिफ्रैक्ट, नीचे वाले को n1 कहा हुआ है, ऊपर वाले को n2, क्योंकि लाइट यहाँ से फॉल हो रही है। फिर हमने एंगल को बढ़ा दिया, अब एंगल देखो आपको छोटा नज़र आ रहा है, अब आपको बड़ा नज़र आ रहा है, तो अब इसको भी इग्नोर कर दो। तो लाइट जो है क्या हो गई है, इसके बिल्कुल सीधी हो गई है, तो ये नॉर्मल के परपेंडिकुलर हो गई है, इसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। फिर अब आपने एंगल को और बढ़ा दिया, तो अब लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो गई। अब यहाँ पे रिफ्लेक्टेड लाइट लिखा आ रहा है, तो अब लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्रैक्शन वाली कोई नहीं है, क्योंकि दूसरे मीडियम में नहीं है। ये एंगल जो होता है क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है। यहाँ और अच्छे से लिखा हुआ है कि ये एंगल जो है ना वो क्रिटिकल एंगल से छोटा है। जब क्रिटिकल एंगल से छोटा है तो फिर यहाँ पे लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है। जब क्रिटिकल एंगल जितना हो गया, मतलब जब एंगल क्रिटिकल एंगल होता है, तो फिर लाइट, ये जो रिफ्लेक्शन लाइट है, ये और नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं। और अगर एंगल क्रिटिकल एंगल से भी बढ़ा दो, सी मतलब क्रिटिकल एंगल, तो फिर वो अंदर रिफ्लेक्ट हो जाती है और ये दोनों एंगल्स बराबर हो जाती है। इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये आपके पास क्रिटिकल एंगल है और इसमें रिफ्रैक्शन हो रही होती है। तो आपने ऑब्जेक्टिव के लिए भी कंडीशंस याद रखनी है कि रिफ्रैक्शन कब होती है, क्रिटिकल एंगल कब होता है, और टोटल इंटरनल जब ये एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है, और रिफ्रैक्शन में ये छोटा होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डायग्राम से आपको समझा चुकी हूँ। इसको लिखना कैसे कि व्हेन एन एंगल ऑफ इंसिडेंट बिकम लार्जर देन क्रिटिकल एंगल, जब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है अगर क्रिटिकल एंगल से लार्जर हो जाता है तो कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होता, उस वक्त सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है दोबारा से डेंसर मीडियम में। चाहिए याद रखना है, ऊपर हम एयर ले रहे हैं, नीचे ग्लास ले रहे हैं। एयर क्या होता है, रेयर मीडियम, ग्लास जो है वो डेंसर मीडियम है। ये हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं कि रेयर डेंसर क्या होता है, तो अभी हम इस पे टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। देन हमारे पास आता है क्रिटिकल एंगल, इसी में लिखना है आपने। क्रिटिकल एंगल का अलग से शॉर्ट भी आ जाता है, तो आपने यहाँ से लेकर प्रॉपर इसके डायग्राम भी बनानी है, ठीक है। हो सकता है तो आप पॉसिबल है तो ये वाली डायग्राम बना लो, वरना ये वाली भी काफ़ी होती है, फुल मार्क्स मिल जाते हैं इस डायग्राम पे भी। फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट कॉजेज रिफ्लेक्टेड रे इन द रेयर मीडियम टू बेंड थ्रू एंड मेक 90 डिग्री विद द नॉर्मल। कह रहे हैं कि ये वो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मतलब जिस पे हम लाइट फॉल करवाएं, तो ऐसा एंगल जिस पे रिफ्रैक्टेड लाइट जो है वो रेयर मीडियम में ही बेंड हो जाए और 90 डिग्री बनाए नॉर्मल के साथ। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है और आपने ये ज़रूर मेंशन करना है। एयर वो रेयर होता है, ग्लास जो है डेंसर होता है। अब आप देखो है तो वो रेयर में ही, तभी तो रिफ्रैक्ट है ना, दूसरे मीडियम में ही है, तो रेयर मीडियम में ही है, लेकिन नॉर्मल के साथ 90 का एंगल बना रही है, तो इस एंगल को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। अब बेशक इसको ऐसे नीचे और खींच दो और ये कह दो कि ये इंसिडेंट है, तो ये जो एंगल है इसको हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल। ये जो फार्मूला लिखा हुआ है ये हमने पढ़ा हुआ है स्नेल्स लॉ में कि अगर दो मीडियम होते हैं, जब दो मीडियम होते हैं ना, ये है n1, नीचे से लाइट आ रही है n2, तो जब लाइट आ रही है जिस मीडियम से आती है उसको हम लेते हैं n1 और उसका एंगल लिखते हैं साइन थीटा। n1 वो होता है जहाँ पे इंसिडेंट लाइट होती है, तो यहाँ पे इंसिडेंट आएगा। फिर आता है n2 साइन थीटा, दूसरा जहाँ पे रिफ्रैक्ट हो रही है वो आ जाता है, ठीक है। तो आप बेशक वहाँ पे फॉर्मूला लिख देना, मैंने उसको स्किप किया, मैंने डायरेक्ट किया हुआ है। अब n1 है साइन, ये क्या है, इंसिडेंट वाला, इसको हम क्रिटिकल एंगल का नाम दे रहे हैं, तो हम इस पर c लिख देते हैं, क्रिटिकल एंगल। r जो है वो हमने देखा है कि यहाँ पर क्या बना देती है, 90 का एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ, तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, n2 साइन 90, ठीक है। अब आपको पता है साइन 90 क्या हो जाता है, वो तो 1 हो जाता है, तो यहाँ सिर्फ n2 बचेगा, यहाँ पे n1 साइन थीटा c। अब ये साइन थीटा मुझे निकालना है, तो ये n2 इधर जाएगा, n1 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अभी भी आपको पता है कि जब आज से एंगल आता है तो साइन इधर आपने थीटा सी निकालना है, साइन जो इधर प्लस है उधर जाके इन्वर्स हो जाता है -1, बाकी वैसे ही रहता है, ठीक है। अब अगर मैं ये कह रही हूँ, यहाँ तक तो आपकी डेरिवेशन थी। नेक्स्ट, अगर आप न्यूमेरिकल्स में या अगर आपको ऊपर वाला मीडियम, अभी आप क्या ले रहे हो, एयर ले रहे हो ना, नीचे क्या है, ग्लास, तो ऊपर एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 होता है, तो ये न्यूमेरिकल्स में गिवन नहीं होता, लेकिन ये गिवन होगा कि एयर जो है एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और एक ग्लास है, तो आपने एयर वाले को हमेशा 1 लेना है। तो आपने यहाँ पे लिखा साइन इनवर्स, जहाँ पे n2 था, n2 पे बढ़ा हुआ ना, वहाँ पे आपने 1 ले लिया,
और N1 वैसे ही रहेगा। तो N1 भी हमें इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता नहीं है, एयर का हमें पता होता है, तो हम इसका N कह देते हैं, तो हम यहाँ पे N ले लेते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला निकल के आता है। अच्छा, तो आप देखो यहाँ पर जो है ये इन्होंने 1/n क्यों लिया हुआ है, आपको बता दिया कि n जो है वो मीडियम एयर था, n को ग्लास के हमने कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n कह दिया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब इससे मैं एग्जांपल भी करवा रही हूँ क्योंकि एग्जांपल जो है वो अक्सर पेपर में आ जाती हैं। तो फाइंड द क्रिटिकल एंगल। अब आपने क्रिटिकल एंगल बताना है। एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है और एक एयर है, ठीक है। आपने एंगल बताना है किसका, इसका। तो ये मतलब क्रिटिकल एंगल इस पर बन रहा है, तो ये इंसिडेंट है, और एयर दूसरा दिया हुआ है, तो हमें उसका पता लग गया कि एयर का 1 होता है। तो 1 वाले के लिए sin θ = 1/n लगाएंगे फार्मूला, या प्रूफ भी करोगे तो यही फार्मूला बनता है। क्रिटिकल एंगल आपने क्योंकि एयर दी हुई है तो 1 लिया हुआ है, दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है, आपने वैल्यू डालनी है, तो जस्ट आपके पास क्रिटिकल एंगल आ जाएगा। ओके, यहाँ पे साइन इन्वर्स रूल निकालना होता है, ये नहीं भूलना। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।